साइंस का रिजल्ट आ गया है और जो अपने उपखंड में सबसे शानदार रहा है और टॉपर में 91 के साथ अपने 3 बच्चे रहे हैं और पूरा बैच है जो फर्स्ट डिवीज़न पास रहा है। तो सबसे पहले तो ये खुशखबरी थी आपके लिए और दूसरी खुशखबरी है 12th आर्ट्स के लिए कि नेक्स्ट वीक में 12th आर्ट्स का भी रिजल्ट आ रहा है। तो हमने पिछली क्लास में बात की थी 10th क्लास के बाद में क्या करें। आज हम बात करेंगे 12th क्लास के बाद में क्या करें। खासकर 12th साइंस का रिजल्ट आ गया इसलिए और आर्ट्स का आने वाला है। तो अब 12th में बच्चे के परसेंट 91 भी आए, 95 भी आए, 74 भी आए, 94 भी आए। तो देखिए जो आपकी मेहनत थी और उस मेहनत के अकॉर्डिंग आपके परसेंट आ गए। अब परसेंट कम आ गई, ज़्यादा आ गई, जो पीछे हो गया वो हो गया। इस बात को लेकर के आपको कोई किसी प्रकार की टेंशन नहीं करनी है, किसी प्रकार के डिप्रेशन में नहीं जाना है, क्योंकि जो 3rd डिवीज़न 3rd ग्रेड पास है वो भी IAS बन सकता है। तो आपको एक टाइम मेहनत करनी पड़ेगी। सर परसेंट ज़्यादा लाना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इसका एक ये साइड इफ़ेक्ट भी है कि परसेंट आपके 94, 95, 96 आने चाहिए, इसलिए बच्चा डिप्रेशन में जाता है, टीचर्स उसको फोर्स कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अभी इसी लॉकडाउन की मैं आपको बात बताता हूँ। 10th SST का पेपर लॉकडाउन के बाद में हुआ था 30 जून को। तो मेरे पड़ोस का बच्चा मुझसे ट्यूशन करता था, कोई डाउट होता तो वो पूछता था। तो उसने ऐसे ही पूछ लिया कि सर बहुत ज़्यादा नंबर या ज़्यादा परसेंट लाना क्यों ज़रूरी है? तो देखिए 1 मिनट के लिए तो मेरे पास भी कोई इस बात का उत्तर नहीं था इस पर्सन का, लेकिन फिर मैंने उसको कहा कि बच्चे अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए ज़रूरी है और कोई ज़रूरी नहीं। क्योंकि 12th के बाद आप क्या करोगे तो इसमें आपको परसेंट कहीं मैटर नहीं करता है। केवल आप एडमिशन लेते हैं टॉप यूनिवर्सिटी में या किसी टॉप कोर्स में जहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता है और मेरिट के आधार पे 12th परसेंट के आधार पे आपका होता है, तो वहाँ पर परसेंट मैटर करता है। दूसरी बात, आप साइंस स्ट्रीम में हैं तो कम परसेंट आ रहे हैं, इसका मतलब आपको साइंस के सब्जेक्ट आ नहीं रहे थे, इसीलिए आपके कम नंबर आए हैं, आप कमज़ोर साबित हो रहे हैं, इसलिए ज़रूरी है। अब 2% कम आ गए, ज़्यादा आ गए, तो इस बात का लिए अपन को किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी है, डजेंट मैटर। आज हम बात करते हैं 12th के बाद हम क्या करें, क्योंकि बात करेंगे हम 12th साइंस की। और 12th साइंस पहले बात कर लेते हैं 12th साइंस के बाद हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए 12th साइंस के बाद में आपके पास में इतने स्कोप हैं कि आप कंफ्यूज होंगे कि हम क्या करें। और लास्ट में जाकर के आप क्या करेंगे कि 12th तक आप स्कूल लाइफ जी करके 12th पास करते हैं और स्कूल लाइफ से अचानक आप बाहर निकलते हैं। तो बाहर निकलने के बाद में आप क्या करते हैं, कॉलेज कोटा ओपन यूनिवर्सिटी से करते हैं, जो बहुत गलत है मेरे हिसाब से। क्योंकि आपको तो BSc की बात कर लेते हैं। 12th के बाद में सबसे ज़्यादा अगर बच्चे करते हैं कोर्स तो BSc करते हैं। तो BSc में भी देखिए बहुत से प्रकार हैं, क्योंकि BSc भी आजकल एक प्रकार का कोर्स नहीं रहा है। BSc का मतलब होता है बैचलर ऑफ साइंस, यानी आपको साइंस में UG डिग्री मिलेगी, जो 3 साल का कोर्स होता है, 3 वर्ष का होगा। कोर्स ड्यूरेशन होगी इसके 3 इयर्स। BSc भी देखिए आपने जो 12th में सब्जेक्ट ले रखे थे उनसे करें, कोई ज़रूरी नहीं होता है। और जिस यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं वहाँ की 2 कंपलसरी लैंग्वेज होती हैं और 3 आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं। तो आपके क्षेत्र के आधार पर यूनिवर्सिटी होती हैं, जैसे
जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर इस वाले क्षेत्र में यूनिवर्सिटी है वो आपका जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर। जयपुर अलवर वाले क्षेत्र की है तो उसकी पहले सीकर भी इसमें आता था, तो आपका हो गया राजस्थान यूनिवर्सिटी। लेकिन वर्तमान में नया बन गया है शेखावाटी यूनिवर्सिटी, जिसमें सीकर, चूरू और झुंझुनू आते हैं। ऐसे इधर देखें तो महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर, MDS आपका यानी महर्षि दयानंद अजमेर। तो बहुत से यूनिवर्सिटी हैं जो आपके संभाग स्तर पे मान सकते हैं हम। उस यूनिवर्सिटी के अंडर में आने वाले जो कॉलेज हैं, उन कॉलेज से अगर आप बैचलर ऑफ साइंस करते हैं तो 3 वर्ष का होगा और वहाँ से आपकी 2 कंपलसरी लैंग्वेज होंगी। तो जो ये 3 वर्ष का होता है तो इसमें ध्यान दें, आपका प्रथम वर्ष में आपके 3 तो ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आपने चुन रखे हैं, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिर आप एग्रीकल्चर, जो भी आपने 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट और 2 कंपलसरी हैं जो आपका हिंदी और इंग्लिश है। अगर फर्स्ट ईयर में आप हिंदी इंग्लिश को क्लियर कर देते हैं, यानी इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे, केवल पास करना होता है और तीनों ये कर देते हैं, तो आपके बाद में सेकेंड ईयर में भी आपके 3 सब्जेक्ट के पेपर होने हैं और फाइनल ईयर में भी आपके 3 ही सब्जेक्ट के पेपर होने होते हैं। कुछ यूनिवर्सिटियों में ऐसा होता है कि आपको फर्स्ट ईयर में क्या करना है, इंग्लिश पास करना है, सेकेंड ईयर में आपको हिंदी पास करना है और बाद में आपके 3 कंपलसरी, तो सॉरी 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, वो तो आपके 3 साल रहने हैं और 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट हैं वो आपको फर्स्ट ईयर में रहते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी में एक फर्स्ट ईयर में रहता है और एक सेकेंड ईयर में रहता है। ये तो हो गया आपका नॉर्मल BSc जो आप बैचलर ऑफ साइंस करते हैं। दूसरा इसमें ऑप्शन है BSc नर्सिंग, यानी आप दूसरे जो BSc करते हैं वो हो गया आपका BSc नर्सिंग। यानी नर्सिंग के साथ में BSc, ये 4 साल का कोर्स होता है। ये 4 वर्ष का होगा। इसमें ध्यान दें, आपको बैचलर ऑफ साइंस तो करवाई जाएगा, इसके साथ में आपको नर्सिंग करवाई जाएगी। समझ गए? वो ही इसमें होता है, 1 वर्ष का इसमें नर्सिंग का एक्स्ट्रा सब्जेक्ट एडिशनल में जुड़ा हुआ होता है और 2 आपके सब्जेक्ट हैं जो BSc का रहना है, यही है। ये 4 वर्ष का होता है। इसमें आप इंट्रेंस एग्जाम लेते हैं कुछ यूनिवर्सिटी, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट कॉलेज भी ये कोर्स करवाते हैं, या इसके अलावा गवर्नमेंट कॉलेज भी आपके क्षेत्र में जिला स्तर पर आपके मिल जाते हैं। इसमें फ़ायदा ये रहता है कि आपकी जो नॉर्मल नर्सिंग होती है वो 2 वर्ष की होती है और अगर आप BSc नर्सिंग करते हैं तो आपके 4 वर्ष का, यानी 1 वर्ष का समय बच जाता है और BSc भी हो जाती है और साथ में आपके नर्सिंग भी हो जाती है। इसी प्रकार से आपका जो अगला कोर्स है वो भी 4 वर्ष का है और वो भी आपका है BSc B.Ed, यानी आपको BSc के साथ साथ ही B.Ed मिल जाएगी। ये भी 4 वर्ष का होगा। इसमें इंटर्स एग्ज़ाम लगता है, जिस प्रकार से PTET आपका जो लगता है इंटर्स एग्ज़ाम, वो जो ग्रेजुएशन के बाद में, वो 12th के बाद में लगता है। इसका अभी तक 15 जुलाई शायद लास्ट डेट है, तो इसका फॉर्म आपने अभी तक नहीं लगाया तो आप लगा दें और इसका अगस्त में एग्ज़ाम होगा शायद। तो इसी के आधार पर, 12th के आधार पर अगर आप इंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं तो वो जैसे ही ग्रेजुएशन के बाद में B.Ed करते हैं उसी प्रकार से ये 12th के बाद में होगा। तो इसमें आपके 3 वर्ष का आपका BSc होगा और 4 वर्ष का आपका अगले वर्ष, यानी जो टोटल मिलाकर के आपके 4 वर्ष हो गए। इसमें ध्यान दें, 1 वर्ष हिंदी रहता है, आपके 3 सब्जेक्ट BSc के रहते हैं, 3 पेपर आपके B.Ed के रहते हैं, फिर आपके एक लैंग्वेज का सब पेपर रहता है, फिर आपके ये BSc के 3 और 3 पेपर आपके B.Ed के। इस प्रकार से ये चलता रहता है। जब आप कोर्स में इंटर हो जाएंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। और जो चौथी BSc है, बहुत प्रकार की BSc हो गई हैं, वो पहले वाला नहीं है कि बस नॉर्मल BSc कर लो या फिर कोटा ओपन यूनिवर्सिटी से आप BSc कर लो। BSc में ध्यान दें, एक BSc है वो है BSc ऑनर्स,
ध्यान दें, यहाँ की यूनिवर्सिटी तो लगभग मेरे हिसाब से करवाते नहीं हैं। ऑनर्स का मतलब है कि आप किसी एक सब्जेक्ट के ऑनर बनना चाहते हैं। बीएससी ऑनर्स, ध्यान दें, ये इसी प्रकार से बीए ऑनर्स भी हो सकता है। ऑनर्स में आपको कोई 2 सब्जेक्ट चुनने होते हैं, मुख्यतः मेन सब्जेक्ट। जिस प्रकार से मान लीजिए आप बायो से करना चाहते हैं या मान लीजिए आप मैथ से करना चाहते हैं, केमिस्ट्री, कोई भी आपका जो एक सब्जेक्ट है वो आपका आपने मेन सब्जेक्ट चुन लिया। इसके साथ में आपको एक पेपर ऑप्शन में चुनना होता है जो आप कोई सब्जेक्ट चुन सकते हैं, आर्ट का भी चुन सकते हैं। और इसके साथ में आपको जैसे कोई टेक्नोलॉजी का, जिस प्रकार से 10th में सामान्य अध्ययन, कंप्यूटर, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये जो आपके लगते हैं 11th में 9th में पेपर, इस प्रकार से वो एक्स्ट्रा पेपर आपको प्रतिवर्ष एक जोड़ने होते हैं। और ये कुछ जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी इसको सेमेस्टर में करवाती है 6 महीने के, तो हर 6 महीने के बाद में जो आपका दूसरा ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो चेंज भी कर सकते हैं आप। अधिकांश देखा जाता है जैसे आर्ट्स वाले करते हैं तो हिस्ट्री से कर रहे हैं, तो हिस्ट्री उनका मेन सब्जेक्ट है। पॉलिटिकल साइंस उसने उसमें ऑप्शन में रख लिया 6 महीने तक, 6 महीने बाद में उसने ज्योग्राफी ले लिया, 6 महीने बाद में उसने समाजशास्त्र, या फिर ऐसा होता है कि 2 सब्जेक्ट उसने पूरे लिए और 2 तक चलता रहा। तो मतलब आप सीधे बीएससी से ही इस सब अपने सब्जेक्ट के ऑनर बन जाते हैं, तो वो आपका होता है बीएससी ऑनर्स। तो ये तो था 12th के बाद में आप बीएससी करते हैं तो 4 प्रकार की बीएससी कोर्सेज वर्तमान में उपलब्ध हैं। इसके अलावा आप सीधा नर्सिंग, केवल नर्सिंग भी कर सकते हैं 12th के बाद में, सीधा नर्सिंग। तो नर्सिंग के अलावा अब रही बात, अगर हम बीएससी भी नहीं करें, नर्सिंग भी नहीं करें, किसी प्रकार की बीएससी नहीं करें, तो आपके पास में जो मैथमेटिक्स के बच्चे हैं उनके पास में ऑप्शन है आईआईटी का, और जो मैथमेटिक्स के नहीं हैं बच्चे, बायोलॉजी के हैं, तो उन बच्चों के पास में ऑप्शन है MBBS का, यानी जो इसको हम नीट एग्ज़ाम कहते हैं। और ये आपका IIT है, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। MBBS यानी आपका मेडिकल साइंस है। तो मेडिकल, इसमें आपका एक तो 12वीं के साथ और एक 12वीं के बाद 2 ऑप्शन मिलते हैं। MBBS में आज पहले कोई लिमिटेशन नहीं था, लेकिन इसमें भी एज कर दिया, अब लास्ट शायद 25 वर्ष तक इसमें आप दे सकते हैं। तो ये करना चाहते हैं अगर आप, तो ध्यान दें, IIT करना चाहते हैं तो आपका एक मेंस होता है, एडवांस होता है, यानी आपका जो मेंस होगा वो होगा आपका प्राइवेट कॉलेज के लिए, और एडवांस जो है आपका गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, जो 2 एग्ज़ाम होते हैं। और एक 12वीं जब कर रहे हैं उसमें, और एक 12वीं के बाद में, 2 ही चांस मिलते हैं इसमें। MBBS में काफ़ी चांस है जब तक आपकी उम्र 25 वर्ष ना हो। और MBBS के साथ में आप BSc कर सकते हैं। आप जहाँ भी जिस जिले से MBBS का कोर्स यानी कोचिंग कर रहे हैं नीट एग्ज़ाम की, MBBS तो बाद में होगा, 5 वर्ष का कोर्स होता है। और इसमें भी आप क्या करें, फर्स्ट अटेम्प्ट तो 12th के साथ ही हो जाता है, सेकंड में आप क्या करें, इसमें भी आप BSc में क्या करवाएं, अपने गवर्नमेंट कॉलेज में, नज़दीकी जो गवर्नमेंट कॉलेज होता है वहाँ से रेगुलर एडमिशन ज़रूर करवाएं, ताकि क्योंकि वर्तमान में जहाँ तक हमने देखा है बच्चों में, तो 12th पास, 10th पास, 12th ITI या फिर 12th नर्सिंग, जो भी है 12th के बाद में ओपन यूनिवर्सिटी से, या फिर जैसा भी करके एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उनका जो हायर एजुकेशन है वर्तमान में अपनी कंट्री में, तो वो कोई खास नहीं कर पा रहे हैं। हायर एजुकेशन में ज़्यादा क्वालिटी नहीं मेंटेन हो रही है, क्योंकि बच्चे हैं वो थोड़ा सा लोअर टाइप हो जाते हैं। तो आप उस प्रवृत्ति से बचें। देखिए, आर्ट्स के अलावा अगर साइंस के बच्चे की हम बात कर रहे हैं, तो साइंस के बच्चे के पास में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है, वो कुछ भी कर सकता है। किसी भी प्रकार का आर्ट्स का कोर्स भी कर सकता है, किसी भी प्रकार का कॉमर्स का कोर्स भी कर सकता है, और किसी भी प्रकार का साइंस का कोर्स भी कर सकता है। कुछ में मैथमेटिक्स स्पेशल सब्जेक्ट होता है और कुछ में बायोलॉजी होता है, बाकी आप सब कोर्स कर सकते हैं। तो साइंस वाला आर्ट्स का भी और साइंस का भी और कॉमर्स का भी, सभी प्रकार के कोर्सेज हैं जो साइंस का स्टूडेंट कर सकता है।
अब बैचलर कंप्यूटर का जो कोर्स होता है, जिसके बारे में ज़्यादा भी जानकारी नहीं है लोगों को, BCA कोर्स होता है, क्योंकि इनमें तो बहुत भेड़चाल हो गई एक प्रकार से, और बहुत भीड़ हो गई। आपके BSc नर्सिंग में हो, BSc में हो, अभी BSc ऑनर्स में कम भीड़ है, आप ऑनर्स करें, क्योंकि ये थोड़ा इससे स्टैंडर्ड का कोर्स है। BSc की बजाय आप BSc ऑनर्स करते हैं, तो उसी प्रकार से आप BA वाले बच्चे भी BA ऑनर्स कर सकते हैं। तो BCA यानी बैचलर कंप्यूटर एप्लीकेशन है। ये कोर्स अगर आप करते हैं तो वर्तमान में देखिए टेक्नोलॉजी का ज़माना है, और अभी लॉकडाउन में देखिए कितने सॉफ्टवेयर क्रिएट हुए हैं, कितने भी नए एप्लीकेशंस क्रिएट हुए हैं, कितने भी कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं वो क्रिएट हुए हैं। तो ये BCA, उसके बाद में आप MCA कर सकते हैं। तो ये भी आपके लिए एक, वैसे ये कॉमर्स का है तो ये भी आपके लिए एक अच्छा कोर्स है। इसके अलावा आप कर सकते हैं एक BArch यानी बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। तो बैचलर कोर्स होता है जो आर्किटेक्चर का है, तो BArch बोलते हैं इसको वैसे। तो इसमें आप जैसे एक प्रकार से आपको इंजीनियरिंग कोर्स आई है, तो इसमें आपको बहुत अच्छे यानी डिजाइनिंग का काम करना है, आपका इंजीनियरिंग का काम करना है, आर्किटेक्ट का काम करना है एक प्रकार से। तो बैचलर ऑफ आर्किटेक्टिंग या BArch इसको बोलते हैं, ये आपका BCA है। तो ये तो थे सीधे सीधे आपके जो डिप्लोमा कोर्स। इसके अलावा कुछ बच्चे हैं जो आपके इसके अलावा भी जाना चाहते हैं, जैसे डिफेंस में जाना चाहते हैं, सिविल में जाना चाहते हैं। कुछ बच्चों का 10th के बाद से सीधा गोल सेट होना कि मुझे 12th के बाद में 10th के बाद में 11th 12th साइंस लेना है, बाद में हमको BSc करना है, बाद में हमें सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है। तो ज़रूरी नहीं जो आर्ट्स का होगा, जो BA का होगा वो ही सिविल सर्विसेज की तैयारी करेगा। BSc वाले के लिए तो और ज़्यादा प्लस पॉइंट है, क्योंकि वो थोड़ा होशियार बच्चा होता है और उसके मैथमेटिक्स का ये इनका प्रॉब्लम नहीं रहती है, तो वो अच्छा स्कोर कर पाता है। और वो अपने मेन सब्जेक्ट भी जैसे मैथमेटिक्स चुन लिया तो उसके नंबर नहीं कटेंगे। तो ये BSc का बच्चा भी, साइंस का बच्चा भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकता है और उसमें अच्छा स्कोर कर सकता है। तो इसके लिए जो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके डिफेंस वाले की। आप डिफेंस वाले की बात करें तो हम करें NDA यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी। नेशनल डिफेंस एकेडमी ये आपके 12th के बाद होता है, और इसमें उम्र है वो 19 वर्ष ही है, यानी आप 16 वर्ष से 19 वर्ष के मध्य में या 19 वर्ष तक हैं, तब तक ही आप इसके लिए योग्य हैं। 12th में आपके PCM होना चाहिए या फिर PCB भी हो सकता है, लेकिन PCM वाला इसमें सबसे ज़्यादा एप्लीकेट है। ध्यान दें, ये जो नेशनल डिफेंस एकेडमी है ये क्या करवाएगी, अपने तीनों डिफेंस आर्मियों के बारे में आपको कोर्स या आपकी ट्रेनिंग चलती है। तो आपका आर्मी है, नेवी है और आपका एयरफोर्स है। ध्यान दें, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। तो नेवी और एयरफोर्स जो आगे जाकर चुनने वाले हैं बच्चे, उनके लिए तो PCM कंपलसरी है, और जो आर्मी के फील्ड में जाना चाहते हैं वो उसमें PCB वाले भी जा सकते हैं और आर्ट्स व कॉमर्स वाले भी जा सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, जिसके 12th में आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, वो NDA में जाकर के आर्मी को चूज करना चाहता है तो वो जा सकता है, और NDA में जाकर के नेवी और एयरफोर्स को चुनना चाहता है तो PCM होना इसमें कंपलसरी है। बहुत टफ एग्जाम माना जाता है, क्योंकि इसमें इंग्लिश, मैथमेटिक्स और जनरल नॉलेज तीनों 100 नंबर के आते हैं और 300 नंबर का इंटरव्यू होता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना ये है कि आप अगर NDA से फोर्स में जाते हैं तो आप ऑफिसर रैंक पे जाएंगे। तो पहला ये, क्योंकि इसमें उम्र, तो पहला चांस यही लें, 19 वर्ष तक जा सकते हैं, तो पहला चांस आपके लिए ये लेना मेरे हिसाब से ज़रूरी है। दूसरी बात, इसमें आरक्षण उरक्षण कुछ नहीं होता है, क्योंकि इसको UPSC है, इस एग्ज़ाम को कनेक्ट कौन करवाता है, UPSC यानी आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसके द्वारा ये NDA के जो एग्ज़ाम है वो करवाए जाते हैं। तो इसमें इसके अलावा
जो बच्चे एनडीए में भी नहीं जाना चाहते या एनडीए में मान लीजिए सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आप कोई, हमने बीएससीओ की बात की, बीसीए, बीआर्ट्स की बात की, ये कर सकते हैं। इसके अलावा आप इनकी सीधी तैयारी भी कर सकते हैं। केवल सामान्य सैनिक यानी जिसको हम जीडी बोलते हैं, जनरल ड्यूटी के लिए, तो आर्मी की, नेवी की, एयरफोर्स की, तो जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनके लिए ये, पहले तो देखिए परसेंट के आधार पर परमिशन लेटर मिलते थे, लेकिन अब बिना परसेंट के आधार पर भी परमिशन लेटर मिल सकते हैं। आपको बैठाया जाता है एग्ज़ाम में अगर आप क्वालिफाइड होते हैं तो इसमें होता है। ध्यान दें, एनडीए में फिजिकल भी होता है, और ये डिफेंस के जितने भी आपके फील्ड हैं, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, इनमें भी अलग अलग हिसाब से आपका फिजिकल होता है। जैसे आर्मी में है वो 1600 मीटर 5.5 मिनट में है, और इसमें 1600 मीटर लगभग 8 मिनट में है, तो वो अलग अलग हिसाब से आपका हाइट का, चेस्ट का वो रहता है। ये मुख्यतः 8 से 10 जो कोर्सेज हैं वो कर सकते हैं, इन फील्डों में आप जा सकते हैं। तो अभी से आप ये सोचें कि मुझे 12th के बाद में हायर एजुकेशन में यानी आपको ग्रेजुएट किस में होना है। तो ग्रेजुएट हो जाओगे, उसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएट होना, तो उसके लिए आपको किसी प्रकार की गाइडलाइन की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि ग्रेजुएट बंदे को गाइडलाइन की आवश्यकता मैं समझता हूँ नहीं होनी चाहिए। फिर भी उसको आवश्यकता है तो फिर बेकार है। तो किसी भी प्रकार का आप यूजी कोर्स कर सकते हैं, उसमें आप बीएससी भी कर सकते हैं, बीएससी नर्सिंग भी, या फिर आपका बीएससी ऑनर्स भी, या फिर आप बीएससी बीएड भी कर सकते हैं। इसी के अलावा आप बीसीए कर सकते हैं, बी आर्किटेक्ट्स कर सकते हैं, आईआईटी कर सकते हैं, एमबीबीएस यानी नीट का, इंजीनियरिंग का, एनडीए का कर सकते हैं। आप डिफेंस लेवल में सीधे जीडी में भी जा सकते हैं, जो खुली भर्ती आती है नेवी, एयरफोर्स, आर्मी की। और इसके अलावा आप नेशनल डिफेंस एकेडमी के जो एग्ज़ाम से होकर के, यहाँ पर ध्यान दें, आपका जो 4 वर्ष का होता है, ये लगभग 3-4 साल का होता है शायद, तो 3 से 4 वर्ष में आपको यहाँ पर जो ट्रेनिंग करवाई जाएगी, इस ट्रेनिंग के बाद में ध्यान दें आपको ये बीटेक वगैरह ये सब करवा देंगे, बीटेक वगैरह ये सब आपको करवा देंगे, या फिर आपको बीए करवा देंगे, या फिर आपको बीएससी, या फिर एमटेक, ये कोर्स आपको एनडीए करवा करके देता है। तो एनडीए में अगर आप सेलेक्ट होते हैं 3 वर्ष 4 वर्ष के बाद में, तो उसके बाद में आपको जो फील्ड आपको चुननी होती है तो वो चुने, तो वहाँ पर आपको ऑफिसर रैंक पे जाते हैं। बहुत ही अच्छा स्कोप है, तो ये चुनना अब आपको है। हमने आपको ये बताया कि आप 12th के बाद में क्या क्या कर सकता है। हम आपको ये सजेस्ट नहीं करेंगे कि आप ये करें, नहीं, हमने बता दिया आप ये कर सकते हैं, इतने ऑप्शन आपके पास में हैं, इसमें से आप क्या करना पसंद करेंगे, आपकी किस कोर्स में या किस नौकरी में रुचि है वो आप चुनेंगे। दूसरी बात देखिए, मैं बताता हूँ आपको,